गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बेटा, आपका जो ये टेस्ट में आना है चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम योर बुक द नेम इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर सेम है, बस नेम चेंज हुआ है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखो तो चैप्टर 6 होगा। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर, सो दीज आर द नोट्स ऑफ द चैप्टर। सो द होल चैप्टर यू विल फाइंड हियर। सो बेटा, आप देख रहे हो कि यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। चलो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा हमें वो कोल्ड वॉर और जो सेकंड चैप्टर यूएसएस के डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बाद ही ये यूएन जो है वो एस्टेब्लिश हुई। यूएन क्या है? यूएन की फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड नेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, एज यू नो वेरी वेल कि जब हमारी कोल्ड वॉर हुई या उसके बाद कोल्ड वॉर वाला टाइम था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो कैन वी अफोर्ड द थर्ड वर्ल्ड वॉर? ये तो शुक्र है कि हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। तो लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती तो क्या आपको लगता है क्या हम उसको अफोर्ड कर पाते? या पूरा वर्ल्ड ये चाहता था? नहीं चाहता था। तो फिर उसको रोकने के लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि हमें पता था कि यूएसए और यूएसएसआर दो ऐसी पावरफुल कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का पूरा एक प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन वो नहीं हुई, वो कोल्ड वॉर में रही। वो कोल्ड वॉर भी टल गई। क्यों टल गई? क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो डर था ना हमें। सो व्हाट हैपन कि कहीं हो ना जाए या कोई और कंट्रीज़ के बीच में वॉर ना हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूएन। तो सिंपल बात है, फिर यूएन क्या है? जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा नेशन है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन जो हमें रोकती है। ये कोई कंट्री नहीं है, डोंट थिंक सो। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको अमेरिका या न्यूयॉर्क समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जैसे WHO है, जैसे WTO है, जैसे यूनिसेफ है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। ये क्या करेगा? ये हर एक देश के बीच में, हर एक कंट्री के बीच में एक पीस मेंटेन करेगा, शांति मेंटेन करेगा। सो ये जो नोट्स हैं वो बिल्कुल आपकी बुक से बिल्कुल 100% जो विद द न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू इट हैज़ टेकन। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। सो यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करेंगे हम पहले, क्योंकि चैप्टर ही हमारा यूनाइटेड नेशन है। तो इसके लिए एक कोट दिया गया। अब ये 1 मार्क्स के लिए MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आ सकता है कि ये बात किसने बोली? ये बात बोली थी, जैसे लिखा हुआ है, यू कैन सी डैग हैमरस्कोल्ड द यूएन सेकेंड सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रही हूँ, वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। डैग हैमरस्कोल्ड ये यूएन का सेकंड सेक्रेटरी जनरल था। सेक्रेटरी जनरल एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है जो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है। तो उसने ये बोला था कि मैं ये नहीं कहता कि यूनाइटेड नेशन जो है वो पूरी एक ह्यूमन बींग्स को स्वर्ग तक ले जाएगा, हाँ, लेकिन आपको नरक से बचा लेगा। नरक मतलब आपको वॉर से बचा लेगा। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? बात अब वही है जो मैंने पहले थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए क्यों। फिर एक प्रोवर्ब आता है, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। ये बात किसने बोली? ये बात बोली थी विंस्टन चर्चिल। किसने बोली? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। उसने क्या बोला? जॉजो इज़ बेटर देन वॉर वॉर। उसने ये बोला कि जॉजो, जॉजो मीन्स कि आप जो मुंह से बातें करते हो वो मच बेटर है वॉर वॉर। लड़ाई नहीं करने देंगे, मुंह से आप अपने व्यूज़ को बोल दो। आपके मन में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको मुंह से बोल बोल के आप अपना गुस्सा निकाल लो। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप बैठोगे तो बेटर है ना बेटा। आप देखो, किसी को गोली मारने से मच बेटर है कि आप उसको मुंह से कुछ गलत बोल दो, आपका गुस्सा निकल जाएगा। आपकी कन्फ्लिक्ट्स जो हैं आमने सामने होके जिन देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट है वो बात कर लें। तो देखो कितनी अच्छी बात बोली विंस्टन चर्चिल ने। आगे देखिए, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कंट्रीज हैव कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विद ईच अदर। देखिए, हर एक कंट्री का कन्फ्लिक्ट भी है, डिफरेंस भी है। डिस्कशन ऑन कंटेंशियस इश्यूज। तो ये जो जितने भी इश्यूज है जिनके कारण लड़ाई होती है देशों में, चाहे वो पावर है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो इकोनॉमी है, वट एवर, तो उस पर बैठ के डिस्कशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए कि 4-5 फ्रेंड्स हैं आप, ठीक है, तो आप एक दूसरे के साथ क्या करना चाहते हो, पूरा वायलेंट हो रहे हो, आपके हाथ में हॉकीज़ हैं, आपके हाथ में कोई ऐसे बहुत ज़्यादा वेपन्स हैं जिससे आप लड़ना चाहते हो। तो बेटर है कि आप
आपको एक जगह पे बिठाया जाए और वेपन्स आपसे ले लिए जाएं और बोला जाए कि मुंह से एक दूसरे से डिस्कशन कर लो ना, तो यूएन भी तो वही काम कर रहा था। फाइंड पीसफुल रेजोल्यूशन, थर्ड पॉइंट दिया, तो ये क्या करता है, ये एक शांति से चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। ऑर्गेनाइजेशन, दोबारा बोल रही हूँ, यूएन कोई कंट्री नहीं है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन में है, और ये कहाँ पे है, यूएसए में। वैसे आगे आएगा, अभी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, ये यूएसए में है ये ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अब आपको पता ही है यूएसए इतना पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर है, तो वहाँ पे ही होगा ना, वाशिंगटन में है ये। चलिए, तो पॉइंट हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्ड टू स्टेट्स। तो बहुत सारी स्टेट्स ने मिलके इसको बनाया, क्योंकि देखिए फिर वही बात है, मैं स्टेट्स को पॉलिटिकल साइंस में कंट्री तो कंफ्यूज मत होना कि मैम एक ही कंट्री की स्टेट्स, नो, ऑल कंट्रीज। कोई भी कंट्री वॉर नहीं चाहती, उनको पता है कि अगर वॉर होगा तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, हर जगह आपको पता है इकोनॉमी डाउन होगी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा, मिलिट्री का वेस्टेज होगा, कितने टैक्स लगाने पड़ेंगे, सिविलियंस कितने मरेंगे। तो चाहे कोई भी है ना, देखो वॉर तो कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। तो इसको और ज़्यादा शांति बनाने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, बनानी उन्होंने ज़रूरी समझी। अभी यूएन की बात नहीं आई, अभी तो ये बोला है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप कहोगे मैम आप तो यूएन की बात अभी कर रहे हो, हाँ तो वो तो मैं आपको समझा रही हूँ भी, हमने इस चैप्टर में यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, लेकिन यूएन से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लीग ऑफ नेशन, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए सेकंड वाली जो हमने बनाई है यूएन ऑर्गेनाइजेशन, ये सक्सेसफुल हुई है, तो अब तक यही चल रही है। आगे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, कुछ इश्यूज होते हैं। अब आप कहोगे क्या मैम सिर्फ जो वॉर के रिलेटेड ही जो ये संभालती है चीज़ों को या पीस मेंटेन करती है, नो, डिसीजेज, ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो जितने भी हम अपने जो फ्यूल्स हैं या हम जो अपने केमिकल्स को यूज़ करते हैं या ट्रांसपोर्ट जो फ्यूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, तो उन सब के ऊपर बैठ के बात करना। ग्लोबल वार्मिंग ओनली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। आप, मुझे अभी तक याद है कुछ टाइम पहले शायद आपने भी बहुत फेसबुक पे वायरल हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में आग लग गई थी, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर कितना बढ़ गया था। तो ऐसी बात नहीं है कि हम ये सोचें कि प्रॉब्लम सारी इंडिया में ही होती हैं। तो वो कहते हैं कि यूएन में नॉट ओनली प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर बट डिसीज़, ग्लोबल वार्मिंग, स्प्रेड ऑफ फ्लोरोकार्बन्स, अगर सी लेवल का राइज बढ़ रहा है, इसके अलावा कोस्टल एरिया जो है वो सबमर्ज हो रहे हैं, सबमर्ज मतलब जोग्राफिकल टर्म है, मतलब वो नीचे धंस रहे हैं, या इवन पॉपुलेशन राइज हो रही है। तो सभी चीज़ें, सिर्फ एक वॉर थोड़ा ना ज़िंदगी में, और भी तो कितनी सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं कंट्रीज़ की, उनको भी तो सॉर्ट आउट करना है। तो अच्छी चीज़ है ये, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला है, एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ टू कोऑपरेट एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग mechanism, rules, bureaucracy, confidence that cost will be shared, benefit will be divided. So don't get confused, wording बेशक थोड़ी सी टफ है, इसको इजी करके बता रही हूँ मैं, बहुत इजी है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आप कहोगे मैम इसका काम क्या है, बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन बताती है हमें, आइडियाज़। देखो जब चार जने बैठे होते हैं तो एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर होते हैं ना, जब हम सब बैठे होते हैं तो कितनी बातें आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, तो आइडियाज़ शेयर होते हैं। और इससे हमें क्या मिलता है, एक हमें मैकेनिज्म, एक प्रोसेस मिलता है, हमें रूल्स मिलता है। उसमें कुछ मेंबर्स ब्यूरोक्रेटिक भी हैं, मतलब कुछ कंट्रीज़ जो यूएन में हैं वो ब्यूरोक्रेटिक मेन ऑफिशियल्स भी हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल भी शेयर होता है। और इसके अलावा लास्ट लाइन देखिए, कॉस्ट विल बी शेयर्ड। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना फंडिंग के नहीं चलती, पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो वो जितने इसमें कंट्रीज है, कितने मेंबर हैं, वो सब कुछ आगे आएगा, ठीक है। मैं आपको स्टेप टू स्टेप बुक के अकॉर्डिंगली करवा रही हूँ, एक साथ ही सब चीज़ें बता दूंगी ना तो वो नर्वस हो जाओगे आप। तो वो बेटर वे है कि जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे बताऊँ। तो इसकी कॉस्ट भी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कॉस्ट के नहीं चलती, और जितनी कॉस्ट आएगी, जितने इस कंट्रीज़ के पार्ट होंगे, वो इसको शेयर किया जाएगा, एंड बेनिफिट्स विल बी डिवाइडेड, और बेनिफिट्स को डिवाइड किया जाएगा। मतलब अगर इससे कोई फ़ायदा होता है तो अगर 193 कंट्रीज़, जैसे हम आगे पढ़ेंगे 193 कंट्रीज़ हैं इसकी जो पार्टिसिपेंट, तो 193 अगर पैसा लगा रही हैं और अगर कोई फ़ायदा होता है तो वो शेयर भी सबके बीच में होगा, ऐसा नहीं कोई एक यूएस से ले जाए, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया फर्स्ट टॉपिक कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, क्योंकि अब एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे बैठ के हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ द यूएन। ओके, एवोल्यूशन ऑफ द यूएन में क्या है आप देख सकते हो
कि एक सिंबल भी बना हुआ है। कई बार 1 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं, ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ दिस। तो ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है। लोगो होता है ना, जैसे आपका स्कूल का भी लोगो है, हर एक स्कूल का लोगो है, गुरु हरकृष्ण का, नोसगे का, तो ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है 1 मार्क्स में, ये भी आ सकता है कि इसमें वर्ल्ड मैप बना हुआ है और साइड में जो आपको ब्रांचेज नज़र आ रही है ना, ये ऑलिव है। ऑलिव जैतून होता है ना हिंदी में, जिसको जैतून, जैतून का ऑयल भी यूज़ होता है। तो ये क्यों, क्योंकि ये सिंबल किसका है, जैतून की ब्रांचेस। क्यों, क्योंकि ये हमें, इन्होंने बोला है सिग्निफाई वर्ल्ड पीस, ये हमें शांति देता है। फर्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड वॉर एनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई, आप सबको पता है 1914 to 18 तक चली, और उसमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करती। उन्होंने कहा भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई है, सेकेंड हो गई तो और ज़्यादा इकॉनमी डाउन जाएगी। तो उस वक्त उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाई। याद रखना, पहले यूएन नहीं बनी थी, पहले क्या बना था, लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल नहीं हुई। क्यों, क्योंकि वॉर तो रुकी नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वॉर हुई है। हमने क्यों बनाई ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन की वॉर ना हो, लेकिन हुई। तो फिर एज ए रिजल्ट क्या हुआ, हमें लगा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने सारे लोग मरे, इतने वाउंड हुए, इतनी किसी वार में लोग नहीं मरे थे जितने 39 to 45। आपको याद होगा, हमने फर्स्ट कोल्ड एरा में पढ़ा था कि किस तरीके से एक्सिस कंट्री में हुआ था ये, और किस तरीके से जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 में बॉम्ब फेंका गया, और कितनी और कंट्रीज़ भी इसमें सफ़र हुई, कितने लोग मरे। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो वॉर का ना रोक सके। फिर क्या हुआ, लाइन लिखी हुई है, यूएन वॉज फाउंडेड एज ए सक्सेसर मतलब बाद में। मान लीजिए एक आपने घर में मेड रखी है, अगर वो मेड आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही तो आप सेकंड ढूंढोगे ना, ठीक है। तो बस वही बात है, हमने भी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी, यूएन ढूंढी, और ये कब बनी, 1945 में, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब बनी, तो ये बोलना है कि 1945 के इमीडिएटली उसी टाइम बाद बन गई, क्योंकि 1945 में तो अपनी वर्ल्ड वॉर हो गई थी सेकेंड। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, इसमें क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले 51 कंट्रीज़ ने साइन किया, ठीक है। 190 तो धीरे धीरे हुई ना, तो 51 कंट्रीज़ ने साइन किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन, देखो यूएन जहाँ जहाँ लिखा है इसका मतलब यूनाइटेड नेशन है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैडम यूएन क्या है। और फिर दोबारा से बोल रही हूँ, यूएन अलग, यूएस से अलग, यूके अलग, तीनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यूएन तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, देश थोड़ा ना है, ये यूनाइटेड नेशन है। यूएस से तो वैसे अमेरिका सबको पता है, और यूके भी एक कंट्री है, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो ये मत सोचना कि यूएन कोई कंट्री है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कहीं भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कहीं भी कॉपरेशन हमें करनी है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक बंदा घर में भी, देखिए सबकी फैमिली में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाता है, तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए जो घर में क्लेश को बढ़ने न दे, संभाल ले। तो यूएन वही काम कर रहा था, और वैसे ज़रूरी भी बहुत था। देखिए हमने क्या पढ़ा था, यूएस से, अब क्या हम असल में हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में ही तो थे, ठीक है। यूनिपोलर वर्ल्ड में थे हम, जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही यूएसए ने इतना ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट कर दिया था। तो यूएन का जो ऑब्जेक्टिव था ये क्या था कि इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ को भी ये डर था कि यूएसए हम पे डोमिनेट करेगा, तो उनको लगा कि यार ज़रूर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इसको भी कंट्रोल करे। यूएनओ वॉज फाउंडेड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर वही बात, यूएन यूएनओ एक ही बात है। इसको इस होप से बनाया गया कि ये वॉर्स को नहीं होने देगी, और अच्छी बात है नहीं होने दी। देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। द यूएन वॉज इंटेंडेड टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर, इसका काम क्या था, कंट्रीज को आपस में जोड़ना और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। वेरी इजी टॉपिक, मुझे लगता है अच्छे से आपको क्लियर हो गया। हमारा 9 पेजेस का ये टॉपिक है, 2 पेज मैंने आपको कवर करवा दिए। देखिए बेटा एक चीज़ और, अगर जैसे मैं ये वीडियो है, अगर आप इसको आधी सुन के छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इसलिए 5 पेजेस में 4 पेजेस की या 5 पेजेस की मैं पहले बना रही हूँ कि एटलीस्ट आप हाफ चैप्टर सुनो, उसके बाद हाफ सुनो। तो कंप्लीट सुनोगे तो आपको चैप्टर कभी नहीं भूलेगा, और वेन एवर यू वांट कि हमें ये चैप्टर एग्जाम में आना है, आपके रिवाइज करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो, सुन सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़, ऑब्जेक्टिव मतलब कोई चीज़ बनानी है, आपने स्कूल बनाना है, क्यों बनाना है, ठीक है। हमने जॉब करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो यूएन का क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट वही चीज़ों को दोबारा बताया हुआ है। फर्स्ट बिल्कुल आपको पता है, इंटरनेशनल पीस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेकंड
प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चर इशू। फिर वही बात आ गई ना, देखो कि सिर्फ वॉर को रोकने के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल और कल्चर इश्यूज़ के ऊपर भी बात होगा। कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स बोथ मल्टीलेटरल एंड बाईलेटरल रिलेशन, तो कॉपरेशन भी चाहिए, स्टेट ऐसी स्टेट जहाँ पे मल्टीलेटरल हो, मतलब सब कंट्रीज जो हों वो एक हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में हों, ऐसा नहीं कि कोई कंट्री जो है वो डोमिनेंट हो, तो रिलेशंस जो हमारे हों वो स्ट्रॉन्ग हो। द एपिसेंटर ऑफ कॉपरेशन फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इशू, वही बात आ गई, डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री का और ग्लोबल मतलब पूरे देश के। देखिए अब मैं फिर वही एग्जाम्पल देती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग, ओके, एंड राइजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। चलो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो फिर भी हम इंडिया की बात कह सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग तो एक ऐसी बेस्ट एग्जांपल है जो हर एक देश की प्रॉब्लम है, तो ये ग्लोबल इशू है, तो ये ऐसी चीज़ें भी डिस्कशन होगा। अब इनकी मेन वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, यही बात है, फर्स्ट वही सेम बात है, वैल्यूज़ में क्या है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, इट मीन्स सभी देश कॉपरेट करेंगे, ऐसा नहीं कि यूएस से बस हीरो है तो वो कॉपरेट नहीं करेगा, सभी जो कंट्रीज़ हैं वो कॉपरेट करेंगी। सेकंड, प्रमोशन ऑफ डायलॉग बिटवीन मेंबर स्टेट, जितने भी मेंबर्स होंगे, देखिए एक देश में से एक ही मेंबर होगा, एक देश का एक मेंबर होगा, मतलब एक मेंबर चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, व्हाटएवर, तो वो रिप्रेजेंट करेगा अपनी कंट्री को, तो वो अपने उनके बीच में क्या होगा, डायलॉग्स होंगे, बातचीत होगी कि आपके देश में ऐसा है, हमारे देश में ऐसा है, हम क्या करें, इकोनॉमी के ऊपर भी बात होगी, इम्पोर्ट के ऊपर भी बात होगी, टैक्स के ऊपर भी बात होगी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर भी बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एडॉप्शन ऑफ पीसफुल मीन्स इन डिस्प्यूट सेटलमेंट, देखिए जब डिस्प्यूट होता है अगर कोई बीच में ना आए तो क्या होगा, एंड में वॉर पे ही पहुंचेगा ना, तो फिर क्या करना है, ये इसका वैल्यू क्या है कि हमें कौन सी वैल्यू को यूज़ करना है, वैल्यू मतलब कौन सा हमारा एटीट्यूड नेचर होना चाहिए कि हमें पीसफुली काम करना है। नॉन इंटरवेंशन विद इन स्टेट्स, अब इसमें कोई भी नॉन इंटरफेरेंस नहीं होगा अनलेस देयर इज़ ए वायलेशन ऑफ चैप्टर 7 इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्लोब पीस एंड सिक्योरिटी, हमें ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। ग्लोबल का मतलब फिर वही आ जाता है, ग्लोबल का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे अर्थ प्लैनेट में पीस हो, सिक्योरिटी हो, और कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करे, ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है, लेकिन जो वो भी अगर चीज़ रूल रेगुलेशन के अंदर आती है, लेकिन सबके पास फ्रीडम हो, और मेन चीज़ क्या है इसकी कि ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो हमारा अब ये एक टॉपिक ख़त्म हो गया, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमें पता लग गया कि यूएन का काम क्या है और यूएन कब बनी थी, क्यों बनी थी। आगे हमारा टॉपिक है, ये थोड़ा सा लर्निंग टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद सिंपल बातें हैं, जैसे पहले वाली सिंपल है, ये वाले टॉपिक में थोड़ा सा लर्निंग और 1 मार्क्स का यहाँ से आने के चांसेस हैं। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसके ऑर्गन्स होते हैं ना, हम भी हम कैसे बने, हमारे भी तो ऑर्गन्स हैं, हमारे हैंड्स हैं, हमारे फुट हैं, हमारे लेग है, हमारा हेड है, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑर्गन्स होते हैं। आपका स्कूल किससे चल रहा है, प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, टीचर से, तो सब ऑर्गन्स है, तो यूएन के भी ऑर्गन्स है, तो इन 6 को हमने पढ़ना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो बना हुआ है फ्लो चार्ट, यूनाइटेड नेशन, तो सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट ऑर्गन की बात करें तो उन्होंने लिखा हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल मेन होता है, मेन इसका ऑर्गन है, इसमें 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स मतलब मेन कंट्रीज होंगी, ठीक है, और इनके पास वीटो पावर होती है, परमानेंट पास के पास वीटो पावर होती है, और वो वीटो पावर को कब यूज़ करते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि मेन 5 परमानेंट मेंबर्स होंगे जो कभी इससे नहीं हटेंगे। इसका आगे आएगा, चलो अभी बता ही देती हूँ क्यों नहीं हटेंगे, क्योंकि ये एक तो पावरफुल है, एक ही इनकी फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे बताने से पहले ही आपके माइंड में यूएसए तो ज़रूर आएगा, तो बिल्कुल सही है, यूएस ने तो आपको पता है उसने तो हर जगह पे आगे आना है, कोई बात नहीं, बाकी 4 भी आप धीरे धीरे खुद देखना। बड़ी कंट्रीज़ में रशिया आ गया, चाइना आ गया, फ्रांस है और ब्राज़ील है, ओके। सो परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। अब वीटो पावर का हम बात कर रहे थे, वीटो पावर होती है कि मान लीजिए कि बाकी कंट्रीज़ किसी चीज़ को लिए तैयार है सारी, और अगर इन 5 ने मना कर दिया ना तो फिर वो डिसीजन नहीं माना जाएगा। तो हर एक कंट्री के पास एक वीटो पावर होती है, लेकिन ध्यान रखना है वो सिर्फ परमानेंट मेंबर के पास होगी, यानी कि सिर्फ 5 कंट्रीज़ के पास होगी, बाकी जो हैं वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, ठीक है। देन आफ्टर
आफ्टरवर्ड क्या लिखा हुआ है कि डिसीजन बाइंड्स ऑन ऑल यूएन मेंबर्स, बाकी जो डिसीजन है वो यूएन मेंबर्स लेते हैं, लेकिन अगर कोई डिसीजन इनको पसंद नहीं आता है इन 5 परमानेंट मेंबर्स को तो वो कैंसिल हो सकता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली का नीचे आप पिक देखो, ये जो बनी हुई है ना ब्राउन सी कलर की, लुक वेरी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर बनी हुई है ये। और इसमें 193 मतलब जनरल असेंबली का मतलब ये हो गया ना भाई सारे लोग। अगर आप इसका हिंदी में भी मीनिंग देखो, असेंबली का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों में स्कूल में असेंबली होती है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना 9th 10th 11th 12th, तो सब मेंबर्स। तो इसका आगे पढ़ेंगे। चलो मैंने दिखा दिया कि जनरल असेंबली कैसे होती है। चलो तो हम कर रहे थे कि इसके 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं। अमेरिका, वो तो मुझे लगता है मैं ना भी बताती तो आप बिल्कुल माइंड लगा लेते। और ऐसा नहीं है कि रशिया कुछ नहीं है, रशिया भी बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो भी है। उसके बाद यूके, फिर फ्रांस, चाइना, सॉरी मैंने ऊपर बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था शायद ब्राज़ील, तो वो यूके है। यूके, फ्रांस, चाइना, अमेरिका, रशिया। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं इसको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। ओके, सो बीच वाली लाइन अभी हमारी रहती है जो छूट गई थी। पहले मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी ये 5 कंट्रीज हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कोई गलत कंट्री आपको दे देंगे और बोलेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएसए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 5 तो आपको रटनी ही है। अमेरिका और रशिया तो रटना ही है, इन दोनों के बीच में टक्कर है तो सुपर पावर रशिया भी थी ना, वो तो अलग बात है कि डिसइंटीग्रेट हो गई, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई तो रशिया बन गई, लेकिन रशिया भी तो यूएसएसआर से ही का ही सक्सेसर है। तो ये दो तो आपको कभी नहीं भूलेंगी। बाकी यूके, फ्रांस और चाइना, ये भी जो आपको 3 परमानेंट, ये भी बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं। तो बीच में एक सी पॉइंट है, द नॉन परमानेंट मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली। उसकी पिक मैंने आपको दिखा दी है। फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, सिर्फ 2 साल के लिए, यानी कि 2 साल बाद दोबारा, मैं परमानेंट की बात नहीं कर रही, दोबारा सुनो, नॉन परमानेंट की बात कर रही हूँ। 2 years के बाद दोबारा चूज होंगे। नॉन परमानेंट मेंबर्स इस तरीके से इलेक्ट होंगे कि वो पूरे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे जितने भी वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल डील्स विद ऑल। अब आप कहोगे कि मैम ये सिक्योरिटी काउंसिल में मेन परमानेंट और मतलब 15 मेंबर आ गए ना, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। और नॉन परमानेंट मेंबर कौन इलेक्ट करेगा? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर है, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। और सिक्योरिटी काउंसिल डील किसके साथ करता है? नाम से ही पता लग रहा है, सिक्योरिटी मतलब देश की सिक्योरिटी, लड़ाई ना हो। काउंसिल मतलब इकट्ठ होना, इकट्ठे क्यों होते हैं? पीस रहे हर तरफ। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर 1 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे कोई आपसे पूछे कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, नो डाउट वो तो चलो मैं कहूँगी कि एवरी ऑर्गन इज़ इंपॉर्टेंट। तो चलो अगर इसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो आपका है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। आगे देखिए जनरल असेंबली। तो देखिए जैसे आपका असेंबली, जैसे हमारा स्कूल में भी असेंबली होती है तो प्लेग्राउंड में होती है ना, तो वो अब यहाँ पे प्लेग्राउंड में थोड़ा ना होगी, तो यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। जनरल असेंबली में देयर आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल 193 मेंबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर क्या करेगा या बोर्ड क्या करेगा? गलत नंबर दे देगा और आपको सही मेंबर बताने होंगे। तो 193 है, हर एक मेंबर की एक वोट है। सारे मेजर डिसीजंस में अगर कोई जनरल असेंबली में डिसीजंस लेने हैं तो मैक्सिमम 193 को आप मल्टीप्लाई 2/3 कर दो, 2/3 मेजॉरिटी। तो जितने मेंबर्स हैं वो मिलके अगर मेजॉरिटी 2/3 मेंबर की किसी डिसीजन को मिल जाती है और फिर क्या होता है, वो डिसीजन ले लिया जाता है। एंड अगर ऐसा नहीं करना तो अदरवाइज सिंपल मेजॉरिटी, मैक्सिमम 193 से मैक्सिमम मेंबर जो चीज़ के लिए मानेंगे, अनलेस कि जो परमानेंट मेंबर है वो वीटो पावर ना लगा दे। अगर उन्होंने वीटो पावर लगा दी फिर बाकियों की कोई वैल्यू नहीं है। तो इट्स डिसीजन आर नॉट बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर्स। तो इनके डिसीजंस जो हैं वो यूएन मेंबर्स के ऊपर बाइंड नहीं होते, तो ये मेजॉरिटी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको लॉगो भी पता लग गया। हमने 2 इंपॉर्टेंट कर लिए, सिक्योरिटी काउंसिल और आगे हम कर रहे हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली भी हमने कर ली। अब थर्ड इसका ऑर्गन है, थर्ड ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जैसे हमारा एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, तो भैया यूएनओ का भी है। इसमें भी वही 1 मार्क्स क्वेश्चन बनना है कि कितने जजेस हैं? 15 जजेस हैं। कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं? 9 years, 9 साल के लिए, नहीं भूलना। 15 जजेस 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और कहाँ से होते हैं? जनरल असेंबली के मेंबर से, यानी कि 193 में से ही 15 मेंबर को उठा के वो 9 सालों के लिए 15 जज बना देंगे। और सिक्योरिटी काउंसिल में भी से भी बन सकते हैं, मतलब उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट से।
15 मेंबर हो गए परमानेंट और नॉन परमानेंट, वहाँ से भी जज बना देंगे। टोटल तो हमें 15 जज बनाने हैं। और उसके बाद जो आपके हैं जनरल असेंबली जिसमें 193 मेंबर्स हैं, उनमें से भी बना देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन ईजी लैंग्वेज में किया है कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के 193 प्लस 15 मेंबर्स को मिला के उनको 15 जज चूज करने हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल, तो वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए, वेरी मेरा ये जो कहता है एक माइंड की क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीदरलैंड हेग में। ठीक है, नीदरलैंड हैग। आप देखिए, 4th इसका ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट। ये भी एक ऐसा स्टाफ है जो बाकियों को सर्व करता है, मतलब बाकियों को हेल्प करता है, होना भी चाहिए। बंदा दिया हुआ ना, देख रहे हो ब्लैक कोट में, इसका नाम भी दिया हुआ है एंटोनियो गुटर्स फ्रॉम पुर्तगाल। ठीक है, पोर्तुगल से था ये एंटोनियो गुटर्स। तो ये आ सकता है 1 मार्क्स में कि सेक्रेटेरिएट कौन होता है? ये वो होता है जो बाकियों को लीड करता है। और ये अपॉइंट कौन करता है इसको? जनरल असेंबली करता है। और जनरल असेंबली को कौन अपनी रिकमेंडेशन देता है? मतलब मेन तो वही हो गया ना, सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। और ये कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। जैसे हमारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, उसी तरीके से ये होता है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेक्रेटेरिएट है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। आप उसकी शक्ल भी देख सकते हो। और बिल्कुल आपको याद रखना है कि हमारा कौन है? एंटोनियो गुटर्स है। ठीक है, एंटोनियो गुटर्स है हमारा जो सेक्रेटेरिएट। आगे सुनिए, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए, इकोनॉमिक एंड जो हमारा सोशल काउंसिल है, ये क्या करेगा? नाम से ही पता लग रहा है। अभी मैं आगे नहीं, अगर आप देखिए बनी हुई पिक्चर, तो ये हमारा एक इकोनॉमिक से पता लग रहा है कि ज़रूर कोई पॉलिसीज़ बनाता होगा कि देश की डेवलपमेंट हो। सोशल काउंसिल, सोशल मतलब समाज को अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसकी भी सीट्स हैं। देखिए, यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पार्ट्स हैं, हमने जो पढ़े 6 पार्ट्स, और उनके अंदर मेंबर्स हैं। तो 5th जो इसका पार्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नाम से ही पता लग रहा है कि बजट पॉलिसी या सोशल से रिलेटेड होगा, ये सोशल वेलफेयर से। इसमें है 54 मेंबर्स। ठीक है, और ये मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स, 3 साल तक। उसके बाद फिर वो इलेक्शंस होते हैं और डेट्स इट। लास्ट है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, वैसे कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि ट्रस्टीशिप क्या है, लेकिन पता होना चाहिए अगर हम चैप्टर कर रहे हैं नॉलेज के लिए। ट्रस्टीशिप होता है कि देखिए, कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी, अगर आप ये देखो, जो मैं आपको बताती हूँ 1945 1918 ही ले लेते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। 1918 से लेके 1945-50 तक का वो टाइम था जब बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अंडर थी दूसरी कंट्रीज़ के। चलो दूर नहीं जाते, हम इंडिया के एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको पता ही है, इंडिया तो हमारा 1947 तक तो हम कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर थे। तो उन लोगों को पूछने वाला कोई भी नहीं था, उन देशों को पूछने वाला, क्योंकि वो अंडर थे। ठीक है, और उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था ट्रस्टीशिप। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन 1 मार्क्स के लिए दी है। 1 नवंबर 1994 तक एक ही ऐसी कंट्री बची थी जो दूसरे कंट्रीज़ के अंडर थी। उस कंट्री का नाम है पलाऊ, PALAU। ये लास्ट यूएन ट्रस्ट टेरिटरी थी और ये भी इंडिपेंडेंट हो गई। तो फिर ये वाली जो काउंसिल थी वो कैंसिल हो गई। तो 1 मार्क्स में आ सकता है कि क्यों हुई? क्योंकि इसको इंडिपेंडेंस मिल गई। कब मिली? 1 नवंबर 1994 को। ओके, सो आई होप सो कि मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में, इतनी ही सेकंड वीडियो है, फिर आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो बेटा आप इसको 2-3 बार सुनोगे, आपको रट जाएगा। आप साथ साथ पढ़ो इसको, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो हमने क्या किया फर्स्ट वीडियो में? हमने ये जो अब मैं आपको बताती हूँ जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली लाइन से क्वेश्चन आ सकता है कि यूएन वॉज नॉट क्रिएटेड, ये बात किसने बोली? जॉर्जो इज़ बेटर वाली बात किसने बोली? यूएन का एवोल्यूशन में जो लोगो कैसा है इसका, और उसके बाद ये कब बनी? ऑब्वियसली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये बोला जाता है कि कितने इसके मेंबर्स हैं? 51 स्टेट्स ने ये साइन किया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, कि ये इसके 6 पार्ट्स हैं और मेंबर्स आपको याद रखने हैं। इसको अगर वीडियो को 3 बार सुन लोगे ना तो वो रट जाएंगे मेंबर्स, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है। सिक्योरिटी काउंसिल मेन ऑर्गन है जिसमें परमानेंट नॉन परमानेंट है। परमानेंट 5 है, नॉन परमानेंट 10 है। उसके बाद जनरल असेंबली की बात करें तो 193 मेंबर्स हैं। उसके बाद जस्टिस कोर्ट की बात करें तो 15
15 जज हैं। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये बाकियों को सबको हेल्प करता है और इसका नाम है अंटोनियो गुटर्स। ये पुर्तगाल से पहले था और ये न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। और अगर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें तो इसमें 54 सीट्स हैं। ओके, आई होप सो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके बेटा।